नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ तिवारी आप सभी के सामने बीएससी जूलॉजी थर्ड ईयर के सिलेबस को लेकर के प्रस्तुत हूँ। दोस्तों, यह सिलेबस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीएससी जूलॉजी थर्ड ईयर का है, जो कि आपका सबसे लेटेस्ट सिलेबस है। और यह 2020 से 2021 के बीच में जो बच्चे बीएससी थर्ड ईयर में हैं उनके लिए ये सिलेबस कंप्लीटली रूप से बनाया गया है। यहाँ पे दोस्तों जो आपका बीएससी थर्ड ईयर है उसके अंदर जूलॉजी वाले हिस्से में लगभग 3 पेपर आते हैं। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। जो पेपर फर्स्ट है आपका, इस पेपर फर्स्ट को हम अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी कहते हैं। जो पेपर सेकंड है इसको हम बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोलॉजिकल टूल टेक्निक्स और बायोस्टैटिक्स में बांटे हैं। और जो आपका पेपर थर्ड है ये आपका इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी में बांटा गया है। तो यहाँ पे चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जानिए कि जो आपका पेपर है, यहाँ पे एक पेपर आपका कितने मार्क्स का है, तो वो 75 नंबर का है। 75 नंबर का ये, 75 नंबर का ये और 75 नंबर का। चूंकि आप अब थर्ड ईयर में आ गए हैं तो थर्ड ईयर में आपका 2 सब्जेक्ट हो गया है। चाहे आप जूलॉजी बॉटनी लीजिए, चाहे बॉटनी केमिस्ट्री लीजिए, चाहे जूलॉजी केमिस्ट्री लीजिए, माने 2 सब्जेक्ट आपको लेना है और एक लेफ्ट करना है। तो यहाँ पे जो जूलॉजी है, जूलॉजी का पेपर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों आपका 75 मार्क्स का होता है प्रत्येक। अगर हम यहाँ पेपर फर्स्ट की बात करें तो पेपर फर्स्ट को का नाम आपका दिया गया है अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेटेड चीजें, जैसे एक एग्रीकल्चर है या एक फार्मर है तो एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीजें करके वो अपनी इकोनॉमी को बढ़ा सकता है। तो यहाँ यूनिट फर्स्ट इसमें आपको पैरासाइटोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो पैरासाइटोलॉजी क्या है? पैरासाइटोलॉजी एक्चुअल में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, जितने भी क्रॉप्स होते हैं, उन सभी को नुकसान करने वाले कई प्रकार के जंतु होते हैं, कई एनिमल्स होते हैं, कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनिमल्स को या ऐसी मवेशियां जो दूध देती हैं उनको भी प्रभावित करते हैं, जिनकी वजह से मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। इसीलिए इस यूनिट का नाम है पैरासाइटोलॉजी। इसके अंतर्गत आपको स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी इंक्लूडिंग डिजीज एंड कॉज, यानी उनका स्ट्रक्चर पढ़ना है, उनकी लाइफ साइकिल पढ़नी है, किस प्रकार से बीमारी फैला रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी फैला रहे हैं और कैसे बीमारी फैलाने का कारण है। साथ ही साथ इनके लक्षण क्या हो सकते हैं और इनका कंट्रोल क्या है, किस प्रकार से कौन सी दवा, कौन सी विधि किया जाए जिसके द्वारा ये कंट्रोल हो सके। तो यहाँ पे आपको 3 एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, 3 एनिमल की स्पीसीज के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला नाम है ट्राइटेनोसोमा, दूसरा नाम है जियार्डिया और तीसरा नाम है वाउचेरिया कह लीजिए, चाहे वूचेरिया कह लीजिए। तो यहाँ पे 3 एनिमल की स्पीसीज के बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ ही आपका यूनिट फर्स्ट क्या होता है, समाप्त होता है। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें तो यूनिट सेकंड में आपको वेक्टर के बारे में पढ़ना है, वेक्टर एंड पेट्स। देखिए यहाँ पे पेट्स मतलब वो घरेलू जंतु वाले पेट्स नहीं हो गए। यहाँ पे वेक्टर का मतलब है कि वाहक। वेक्टर मतलब क्या हो जाता है, वाहक। यानी अगर मलेरिया बीमारी फैलती है तो मलेरिया मादा एनाफिलीज एक वाहक लेके चलता है परजीवी को, जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। तो उसी प्रकार से यहाँ पे वेक्टर के बारे में पढ़ना है कि उसके वाहक कौन कौन से पेट्स हैं जो हमारी फसलों को, जो हमारे अनाज को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर पे हम आते हैं तो लाइफ साइकिल एंड देयर कंट्रोल ऑफ फॉलोइंग पेट्स पढ़ना है। मतलब लाइफ साइकिल और कंट्रोल पढ़ना है किसका, इन पेट्स का। जैसे गूंगी बग है, इसके बाद शुगर केन लीफ हॉपर है, इसके बाद रोडेंट्स के बारे में पढ़ना है। शुगर केन लीफ हॉपर शुगर केन के पौधे में पाया जाता है, उसकी पत्तियों को नष्ट करता है। रोडेंट्स का मतलब गिलहरी हो गए, चूहे हो गए, या कई ऐसे एनिमल्स हैं जो अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं कुतर कर या फिर उसको खाकर, तो उसमें रोडेंट्स में वो आ जाते हैं। इसके बाद टर्माइट्स के बारे में पढ़ना है। आप सभी टर्माइट से परिचित हैं, मॉस्किटो से परिचित हैं।
और इनके कंट्रोल के बारे में आपको पढ़ना है कि क्या इनका कंट्रोल है, कैसे हम बचाव कर सकते हैं। ओके, जैसे कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करके या इंसेक्टिसाइड्स का यूज करके बहुत सी चीजें आ रही मार्केट में जिसके द्वारा आप अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। यूनिट 3 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको एनिमल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना है। एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर के बारे में पढ़ना है कि कैसे एनिमल के, देखिए 2 टर्म होते हैं, एक होता है फीडिंग, एक होता है ब्रीडिंग। फीडिंग मतलब होता है भोजन करना, लेकिन ब्रीडिंग का मतलब होता है रिप्रोडक्शन करना। तो किस प्रकार से एनिमल एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे हम एनिमल्स को रिप्रोड्यूस करा करके उनकी संख्या अधिक से अधिक बढ़ा सकें। और कल्चर, कल्चर मतलब कि किस प्रकार से उनको किस परिवेश, किस माहौल में रखा जाए। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आपको, तो पहले नंबर पे है एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर माने जलीय जीवों का कल्चर। यहाँ कोई विशेष मछली या किसी स्नेल की बात नहीं किया गया है, यहाँ पूरे एक्वाकल्चर की बात की गई है। दूसरे नंबर पे आते हैं तो पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन पढ़ना है आपको, यानी मछली कैसे पालते हैं। पोल्ट्री यानी कुक्कुट पालन, जिसमें मुर्गी इत्यादि आती हैं। इसके बाद सेरीकल्चर के बारे में पढ़ना है, और सेरीकल्चर का मतलब आप जानते हैं कि रेशम के कीट का पालन। इसके बाद एपी कल्चर पढ़ना है। एपी कल्चर से आप सभी परिचित हैं कि मधु पालन या मधुमक्खी का छत्ता या कैसे शहद निकालने की प्रोसेस है, ये सब आपको यहाँ पढ़ना है। इसके साथ ही साथ लैग कल्चर के बारे में पढ़ना है, यानी लाख के कीट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ इस तरीके से आपका यूनिट 3 यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद हम आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 का नाम है वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया। तो वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे सबसे पहला है इंडेंजर्ड स्पीसीज। कई चीजें हैं, जैसे वल्चर्स हैं यानी गिद्ध हैं, और गौरैया है, शेर हैं, इन सब की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, बढ़ नहीं रही है। तो उनको हम इंडेंजर्ड स्पीसीज करते हैं। इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब है कि ऐसे स्पीसीज जो खतरे में आ चुके हैं, उनको बचाने के लिए क्या रणनीतियां होनी चाहिए, किस प्रकार का गवर्नमेंट का एक्ट पारित हुआ है, क्या मूलभूत सुविधाएं हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है इंडेंजर्ड स्पीसीज। और इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब सीधा सीधा अगर हम कहें तो इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब होता है कि ऐसी स्पीसीज जिनकी संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट सेंचुरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो कई सेंचुरीज हैं जहाँ पे कि एनिमल्स को रखा जाता है। नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। नेशनल पार्क जैसे बोटेनिकल पार्क भी आते हैं, उसी तरह नेशनल पार्क जितने भी भारत के राष्ट्रीय पार्क हैं उनके नाम को पढ़ना है, क्या वहाँ की विशेषता है इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद डिफरेंट प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है। प्रोजेक्ट मतलब कि कई ऐसे एक्ट, कई ऐसे प्रोजेक्ट आते हैं जो एनिमल्स के लिए लॉन्च होते हैं कि भाई उनकी आप प्रोटेक्शन करिए, उनको आप ये भोजन मुहैया कराइए। उसके लिए कई एनजीओ लगी हुई है, कई गवर्नमेंट की शाखाएं भी हैं जो इसका काम करती हैं। तो यहाँ डिफरेंट एनिमल के प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, कैसे उनको कंजर्व किया जा सके। इसके बाद इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 प्रकार के कंजर्वेशन पढ़ने हैं, एक पढ़ना है इन सीटू और एक पढ़ना है एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब कि अगर आप किसी भी प्रकार का, जैसे अगर आपने एक ह्यूमन मॉडिफाइड पार्क देख लिया और उसके अंदर जंगल जैसी सुविधाएं मुहैया कराना, इसको तो हम कहेंगे इन सीटू। लेकिन अगर हम एक्स सीटू का मतलब है कि जंगल जैसा माहौल में ही उसे छोड़कर लेकिन उसकी देखभाल करें, कैसे वो कंजर्व हो सके, कैसे इसको संरक्षित किया जा सके, ये आपको एक्स सीटू कंजर्वेशन में पढ़ना है। तो ये था आपका पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट जिसका नाम अप्लाइड इन इकोनॉमिक जूलॉजी था, उसके 4 यूनिट थे। इस प्रकार से आपको इसमें पढ़ना है। अब हम आते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, यूनिट फर्स्ट का। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी, और इस यूनिट में आपको बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़नी है। देखिए इंजीनियरिंग सिर्फ मैथ्स वाले नहीं पढ़ते, हम लोग भी पढ़ते हैं। तो इसमें आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। एप्लीकेशन इन एजी यानी कृषि में इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कैसे हो सकता है। मेडिकल एरिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या उपयोग हो सकता है, जैसे आजकल बहुत सी दवाएं बन रही हैं, बहुत से इंसुलिन बन रहे हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाया जा रहा है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो दवा बनाने की तकनीक किसके अंतर्गत आती है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो कैसे हम दवा बना सकते हैं। इसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन, कई जगह एनर्जी यानी कुछ खाद्य सामग्रियां बनाई जाती हैं, तो यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन भी कैसे हो सकता है। अगले नंबर पे आते हैं तो बायोटेक ऑफ फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फर्मेंटेशन। तो फूड प्रोसेसिंग का मतलब कि कैसे फूड में बायोटेक को यूज किया जाता है, जैसे खमीर का यूज ब्रेड या
पिज्जा बनाने में किया जाता है, सभी जानते होंगे। फार्मास्यूटिकल्स मतलब कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, जैसे दवाई की कंपनियां हैं, वहां पे इसका क्या यूज है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, किस प्रकार की दवाई यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। और फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ना है। फर्मेंटेशन का मतलब किण्वन। अगर साधारण आप देखना चाहें तो फर्मेंटेशन सवेरे जब आप चना भिगोते हैं तो वहां पे किण्वन की प्रक्रिया होती है, जिसमें कुछ मात्रा में एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो फर्मेंटेशन के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना है। ये सभी आपके बायोटेक के अंतर्गत ही आते हैं और बहुत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद हम इम्यूनोलॉजी में आते हैं। तो इम्यूनोलॉजी यूनिट 2 है आपकी, और इम्यूनोलॉजी में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्या है इम्यूनोलॉजी, किस प्रकार से। जैसे इस समय कोविड-19 के में इम्यून की ज्यादा बात की जाती है, तो यहाँ पे आपको उसी से रिलेटेड चीजें पढ़नी है। कोविड-19 नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको अपनी इम्यूनोलॉजी पढ़नी है। टाइप्स पढ़ना है कि टाइप्स किस किस प्रकार के हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं, या जो हमारा इम्यून है वो कितने प्रकार से बॉडी में एक्टिवेट होता है, कौन सा इम्यून क्या प्रतिक्रिया करता है, इसके बारे में पढ़ना है। एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में पढ़ना है। वैक्सीन फॉर डिजीज, यानी हमारी जैसे अगर हम पोलियो का एक ड्रॉप पीते हैं या फिर हम बीसीजी का वैक्सीन लगाते हैं, तो यहाँ पे हमको उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक स्मॉल रूप हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर के एक एंटीबॉडी बना ले और भविष्य में अगर उस प्रकार के रोग आए तो हम उससे बच सकें। तो यहाँ पे एक वैक्सीन बनाई जाती है डिजीज के लिए, जिस प्रकार की डिजीज है उसी की वैक्सीन तैयार की जाती है। फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, तो वहां पे आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो चीजें आपके बॉडी के अंदर लगी हुई हैं नई, उनको तुरंत बॉडी सड़ाना चालू कर देती है, तो वहां पे एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन भी होता है। यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजिकल टूल एंड टेक्निक के बारे में आपको पढ़ना है। बायोलॉजिकल टूल एंड टेक्निक की सीधा जो यूनिट है पूरा आपके प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल जब आप देंगे, इसका प्रैक्टिकल करने के लिए जब जाएंगे लैब में, तो वहां पे आपको ये सभी इंस्ट्रूमेंट मिल जाएंगे। अगर आपके कॉलेज ने अवेलेबल किया होगा तो वो सभी चीजें मिल जाएंगी और आप उसको साक्षात रूप से देख लेंगे, कार्य करने का समझ लेंगे, किस प्रकार से वो कार्य करता है, किस प्रकार से वो अपना फंक्शन करता है, कौन कौन से पार्ट का कहाँ किस किस मशीन में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको पीएच मीटर पढ़ना है। सभी लोग जानते हैं कि पीएच मीटर क्या है, अम्ल क्षार निकालने के लिए। कैलोरी मीटर के बारे में पढ़ना है। तो कैलोरी मीटर क्या है, उसमें तापीय मशीन होता है जिसके द्वारा हीट का अनुमान लगाया जाता है, हीट का पता चला जाता है। माइक्रोटोम होता है छोटे छोटे सेक्शन काटने के लिए, किसी भी जैसे कोई मान लीजिए कि एक हम पोटैटो लिए, तो उस पोटैटो को काटने के लिए हम उसके पतले पतले स्लाइड, एकदम पतले पतले स्लाइड काटने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन पोटैटो के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पे एक्चुअल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या ऐसे छोटे जीव जो बहुत छोटे हैं उनके लिए माइक्रोटोम का यूज किया जाता है। रोटेटरी माइक्रोटोमी होता है हम लोग के लैब में। इसके बाद स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ना है, माने प्रकाश की जो सतत तरंगदैर्घ्य है या इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पता करने के लिए किया जाता है। अगर हम सेंट्रीफ्यूज की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगेशन आपको सभी लोग केमिस्ट्री में भी किए होंगे। एक मशीन होती है जो राउंड राउंड घूमती है और जिसके अंदर भारी वाली चीजें नीचे बढ़ जाती है और हल्की वाले पार्टिकल्स ऊपर चले आते हैं, इसी को सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन द्वारा करते हैं। तो आपको यहाँ पे इसी मशीन के बारे में पढ़ना है। माइक्रोस्कोप आप सभी लोग जानते हैं। माइक्रोस्कोप यहाँ पे आपको 3 तरह के पढ़ने हैं, लाइट ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे आपको लाइट माइक्रोस्कोप पढ़ना है, ट्रांसमिशन और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। तो माइक्रोस्कोप बहुत इजी है, इसका डायग्राम और एक छोटी सी डिफिनेशन इसकी बस एग्जाम में लिखनी होती है। क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस है, तो क्रोमेटोग्राफी का मतलब है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर आपस में सेपरेट हो चुके हैं, जैसे 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म आपस में सेपरेट हो चुके हैं, तो उनको हम कैसे अलग करें। और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसकी जरूरत पड़ती है, जहाँ पे जेल होता है जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा जाता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन को सेपरेट किया जाता है डीएनए पता लगाने के लिए। तो ये था आपका यूनिट 3। अगर हम यूनिट 4 की बात करें बायोस्टैटिक्स की, तो बायोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि एक प्रकार का आंकड़ा निकालना है, कि जो आपका आंकड़ा है, आपने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया, आप एक गाँव में गए, वहां पे मलेरिया कितने लोगों को हुआ, इसकी एक रिपोर्ट आपने तैयार करके अपने विश्वविद्यालय में जमा की,
तो वहाँ पे आप एक एक बच्चे का नाम नहीं बता सकते कि ये एक बच्चे का नाम ये है, इसको मलेरिया था, इसको नहीं था। आप सीधे ये कह सकते हैं कि 1 से लेके 5 वर्ष की आयु तक के जितने बच्चे थे उनमें कितने लोगों को यह था, फिर 5 से 10, तो ऐसे आपका आंकड़ा आसान हो जाता है। तो इसी प्रकार के आंकड़े को पेश करने के लिए बायोस्टैटिक्स का यूज किया जाता है, जो कि आपको रिसर्च में मिलता है। यहाँ पे आपको मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ इसका डिस्पर्सन पढ़ना है, कोरिलेशन पढ़ना है और रिग्रेशन पढ़ना है। तो ये जब मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सिंपल और इजी है, कम लिखना है, परफेक्ट नंबर यहाँ से मिलता है। अब हम बात करते हैं अपने पेपर थर्ड के बारे में कि पेपर थर्ड क्या क्या है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिट फर्स्ट मिलेगी और यूनिट फर्स्ट में आपको इकोलॉजी मिलेगा। तो इकोलॉजी सिंपल सा है कि हमारे किसी भी अगर आप एक पेड़ के पास बैठे हैं तो उस पेड़ पे आप देखेंगे कि बगल से पेड़ पे चींटियां भी चढ़ रही हैं, ऊपर पौधे भी ऊपर सारे पेड़ की पत्तियां भी लगी हुई हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रही है। साथ ही साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, जैसे फंजाई भी आप पा सकते हैं वहां पे अगल बगल, या उसी पौधे पे ही चिपके हुए, उसी पेड़ पे ही चिपके हुए। कुछ बर्ड्स को भी आप देख सकते हैं, कुछ गिलहरियां भी आ सकती है। तो ये पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर आप किसी पेड़ को उखाड़ते हैं तो आप एक इकोसिस्टम को तबाह करते हैं, न कि एक सिंगल पेड़ को। तो इकोलॉजी में आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि क्या है इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसके बाद कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट इकोलॉजी में इन्वॉल्व हैं। फिर फंडामेंटल ऑपरेशन के बारे में आपको पढ़ना है, एनर्जी फ्लो पढ़ना है कि भाई हम एक हिरन जो है घास खाई और हिरन को शेर खाया, शेर को कोई आदमी खा गया, तो ये किस प्रकार का फ्लो चलता है, एनर्जी फ्लो। फूड चेन पढ़ना है कि अगर एक छोटा सा कीड़ा है उसको मेढक खाया, मेढक को सांप खाया, सांप को मोर या गिद्ध ने खाया, ओके। उसके बाद कई सांप ऐसे हैं, कई मेढक भी ऐसे हैं जो सांप को खा जाते हैं। तो एक प्रकार का चैन चलता है, फूड चैन और फूड वेब जिसको कहा जाता है। इसके बाद ट्रॉफिक लेवल पढ़ना है कि प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे कितनी % एनर्जी का लॉस हो रहा है। इकोलॉजिकल नीच के बारे में पढ़ना है, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ना है। एबायोटिक मतलब कि सूरज की रोशनी, टेम्परेचर, पीएच, आर्द्रता, ये सब। बायोटिक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन इत्यादि के बारे में। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना, सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन आप जानते हैं। लेकिन पॉपुलेशन की परिभाषा यह बिल्कुल नहीं होती कि कहीं की जनसंख्या वहां की पॉपुलेशन होती ना। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का मतलब होता है कि एक निश्चित आबादी, एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित इकाई पर एक निश्चित समय में कितनी प्रकार की सेम स्पीसीज पाई जा रही है। यहाँ पे आपको पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ना है, किस प्रकार से अनुक्रमण हुआ है, किस प्रकार से चीजें डेवलप हुई हैं। एडाप्टेशन पढ़ना है कि क्या क्या चीजें एडाप्ट हुई हैं। जैसे पहले बंदर केले को छील कर नहीं खाता था, लेकिन अब वो हमारे ह्यूमंस को देखकर केले को भी छील के खाने लगा। तो यहाँ पे आपको एडाप्टेशन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड एबोरल। तो एडाप्टेशन किस प्रकार से हुआ है, एक्वेटिक में क्या हुआ है, टेरेस्ट्रियल में क्या हुआ है, एरियल में क्या हुआ और एबोरल में क्या हुआ है, ओके। यहाँ पे आपको यूनिट फर्स्ट में इकोलॉजी में इतनी चीजें पढ़नी थी, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वहीं आप यूनिट सेकंड में आते हैं तो आपको काफी ज्यादा आसान मिलेगा। यूनिट सेकंड में आपको माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है और माइक्रोबायोलॉजी में आपको बैक्टीरिया, वायरस और डिजीज पढ़ना है। तो सिंपल सा, बैक्टीरिया क्या है, प्रकार, स्ट्रक्चर, टाइप्स। वायरस क्या है, प्रकार, स्ट्रक्चर, टाइप्स। इन दोनों से होने वाली कौन कौन से डिजीज हैं। तो 10 डिजीज बैक्टीरिया से, 10 डिजीज वायरस से आपको पढ़ना है। उतने से काम आपका अच्छे तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट थर्ड के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट थर्ड आपका एनिमल बिहेवियर है। एनिमल बिहेवियर में आपको क्या काम करना है कि इथोलॉजी पढ़नी है, पैटर्न ऑफ बिहेवियर पढ़ना है, बायोरिदम्स पढ़ने हैं, लर्निंग एंड मेमोरी पढ़ना है, माइग्रेशन ऑफ फिश एंड बर्ड पढ़ना है। तो इथोलॉजी मतलब कि ब्रांच है साइंस की जहाँ एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ा जाता है। बिहेवियर का क्या क्या पैटर्न है, कोई किसी को आकर के कोई एनिमल्स आपस में लड़ के अपने बिहेवियर को दिखाते हैं। कुछ एनिमल्स हैं जो कलर चेंज करके दिखाते हैं। मतलब बहुत से एनिमल हैं, हर प्रकार के उनका अलग अलग बिहेवियर है। इनका बायोरिदम्स क्या है, लर्निंग एंड मेमोरी क्या है, कैसे कोई जानवर सीखता है। जैसे आप हैं, किसी चीज से एक बार अगर धोखा खा गए तो फिर आप दोबारा वो काम नहीं करेंगे, तो एक प्रकार की लर्निंग अभ्यास होता है। मेमोरी माने किसी चीज का आपके दिमाग में बैठ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ है,
अब यहाँ नहीं है, तो उस प्रकार की चीजें आप पहले से सचेत रहते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो किसका माइग्रेशन? फिश का माइग्रेशन। कई फिश हैं जैसे एनाड्रोमस, कैनाड्रोमस फिशेज हैं जो क्या काम करती हैं कि कुछ समुद्र से नदी की तरफ और कुछ नदी से समुद्र की तरफ आती हैं। तो फिशेज का माइग्रेशन का मतलब सीधा सा सीधा ये होता है कि वे बच्चे पैदा करने के लिए माइग्रेट होती है। लेकिन बर्ड्स की बात करें तो आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ कई प्रकार की बर्ड्स साइबेरियन पक्षी नाम से आती हैं जो कि ठंडी के समय में आती हैं। तो साइबेरिया से कई लंबी दूरी तय करके यहाँ पे आती है। तो माइग्रेशन आपको पढ़ना है। यूनिट 4 की बात करें तो यहाँ पे पॉल्यूशन एंड टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि प्रदूषण क्या है और क्या क्या टॉक्सिक चीजें हैं जो हमको इफेक्ट करती हैं या हमारे नेचर को खराब कर रही है, जैसे ताजमहल एक सामान्य उदाहरण है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सोर्स, टाइप्स, कंट्रोल, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोर्स है, किन किन चीजों से हो रही है, क्या प्रकार है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिकेंट्स के बारे में पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं जो एक्सपोज हो रही है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। इसके बाद एंड ड्यूरेशन के बारे में आपको पढ़ना है, कितने कौन सी चीज कितने ड्यूरेशन तक रहेगी तो टॉक्सिक चीजें टॉक्सिसिटी ला देगी इन्वायरमेंट में। इसके बाद डोज पढ़ना है, कितनी डोज, जैसे आप दवा खाते हैं तो सिंपल डोज में तो सही है, बहुत ज्यादा मात्रा में डोज लेने पे वो हानिकारक है। उसी तरह डोज की मात्रा टॉक्सिकेंट्स की कि कितनी मात्रा में होनी चाहिए तो एक रेशियो बना रहेगा। जैसे अगर इस धरती है, धरती के ऊपर अगर 100 गाड़ियों का अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उतना वो झेल ले रही तो ठीक है, लेकिन वो डोज जब बढ़ेगा 2000 गाड़ियों का तब दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद कैटेगरीज पढ़नी है और टॉक्सिक का इफेक्ट पढ़ना है। तो ये था आपका सिलेबस। प्रत्येक सिलेबस का जो प्रत्येक 3 पेपर है, तीनों पेपर आपको 75 नंबर दिलाएगा। यहाँ पे आपको सिंपल सा A4 साइज का एक नोट्स बनाना है और अपनी नोट्स जो है लाइन वाली बनाइएगा, सिंपल पेज ऐसा मत बनाइएगा क्योंकि आपका जो एग्जाम का पेपर आएगा वो लाइन वाला ही आता है। यहाँ पे आप 2 पेपर आपको मिल गया, एक पेपर से आपको छुटकारा मिल गया। जैसे यहाँ पे 2 पेपर में आपको 2 सब्जेक्ट मिल गए, एक सब्जेक्ट से आपको यहाँ पे छुटकारा मिल गया जिसके जरिए कि आप थोड़ा सा आपके ऊपर लोड कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना पूरा ही पड़ेगा। जो जितनी भी चीजें हैं इसमें से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए आप हमारे आगे वाली वीडियो को देखते रहें। मैंने इससे पहले BSc सेकेंड ईयर का पेपर 1st, 2nd और 3rd का वीडियो बनाया जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को उन बच्चों को शेयर करें जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से BSc जूलॉजी 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं। उनको अगर ये समझ में आता है तो वो इससे पढ़ाई चालू कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपकी जो भी क्लासेस वाली वीडियो हैं, जो भी आपका लेक्चर चालू होगा वो रोज का रोज आपको टाइम बता दिया जाएगा कि इस टाइम पे आपकी क्लासेस आएंगी। आप लाइव भी देख सकते हैं या आपको डाउनलोड करके भी भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आपको दोस्तों एक विशेष अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि किस प्रकार से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो इस सिलेबस को कंप्लीट करने में मैक्सिमम अगर मंथ की जरूरत होगी तो 6 मंथ में आप ये आराम से कंप्लीट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप सबको सब्जेक्ट, क्योंकि आप इसी को नहीं पढ़ेंगे, आपका दूसरा सब्जेक्ट भी है उसको भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे इस प्रकार की चीजें हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप संतुष्ट होंगे मेरे द्वारा दी गई जानकारी से। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद।